दोस्तों इस वीडियो में हम TCS का रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको देखते हैं अपकमिंग इवेंट्स के अंदर। Q2 की अर्निंग्स हमें 7 PM को देखने मिलने वाली थी, लेकिन हम तो यहाँ पर खोल के बैठे ही थे और 7 बजे से पहले ही अर्निंग्स आ गई। तो वो अर्निंग्स का जो अपडेट है वो तो हमने इन जनरल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है, बट इन जनरल अभी हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाने वाले हैं। सो दोस्तों देखा सबसे पहले हमने कि जो TCS का शेयर था उसके अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिली। फुल मतलब अपसाइड और नीचे वाली मूवमेंट में ही था। इधर जब इस साइड पे था ना तो कई सारे इन्वेस्टर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछा कि सर क्या करना चाहिए, बट अभी इस जगह पर मैंने तो कुछ कहा नहीं था, बिकॉज हमने यही एनालाइज किया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो चलिए सीधा चलते हैं हम वीडियो की तरफ। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 लाख करोड़ का है, और जो इसके अंदर शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो इतने जो शेयर्स है 29 लाख के शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो दोस्तों ये भी हमें देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 400 लोग जो AMO ऑर्डर्स के अंदर पहले से खड़े हैं ना, उनको कल सबसे पहले जो अलॉटमेंट है वो देखने मिलेगा। तो देखते हैं ये 400 लोगों को कल के दिन क्या होते हुए देखने मिलेगा। सीधा चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ, और यहाँ पर हम उससे पहले देख लेंगे कि कितनी सारी चीज़ें इन्होंने अपडेट किया। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिविडेंड के बारे में भी ये लोग कुछ कहने वाले थे। ओके, सो यहाँ पर डिविडेंड अप्रूवल डेट भी आ गई है, बट हम पहले सीधा आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग देखेंगे और सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ। देखिए सीधा रिजल्ट के बोर्ड पर आ गए हम, और ये देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट टू द क्वार्टर एंडेड ऑफ September 30। तो सीधा हम नीचे चल लेते हैं और सबसे पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। सो इधर आपके स्क्रीन के सामने ये हमारा रेवेन्यू है, और आप इधर देख लोगे September 30 टू June 30। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा है और ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है। तो सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम, अगर आप टोटल इनकम का स्लैब देखो तो आपको ये टोटल इनकम का स्लैब दिख रहा है, और टोटल इनकम के अंदर आपको जो बढ़ोतरी होते हुए देखने मिली है वो अराउंड 1000 करोड़ की होते हुए देखने मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसने अपसाइड ही मूव दिया है, और ईयर ऑन ईयर भी इसने अपसाइड ही मूव दिया है। सो दोस्तों ये एक अच्छा पॉइंट आ जाता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे टोटल एक्सपेंसेस की तरफ। तो जो एक्सपेंसेस किया है कंपनी ने वो भी इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है इस टाइम पर, और एक्सपेंसेस करने के लिए आपको मैंने 2 से 3 अपडेट्स बताए थे कल के दिन में कि Q2 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो उसके अंदर मैंने एक्सपेंसेस का भी टैब शो किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक्सपेंसेस के बारे में तो हमने कल जान ही लिया था, लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो फुल है प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये वाले स्लैब में दिख रहा है। आपको मैं एक बार जूम इन करके बता देता हूँ, ये वाले स्लैब में दिख रहा है। और अगर हम देखें ना तो इनका प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज़बरदस्त बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा है। पिछले साल की कंडीशन आपको पता ही थी सितंबर क्वार्टर की, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। बट अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो बढ़ने ही वाला था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने डेफिनेटली एक शानदार ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ अराउंड 500 करोड़। तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा परेशानी वगैरह होगी तो फिर देख सकते हैं आप, ये पहले था 900 करोड़ 9000 करोड़, और अभी हो चुका है बढ़कर अराउंड 9650 करोड़। तो दोस्तों 650 करोड़ की इन्होंने आराम से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। और अभी हम थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं, और फुल प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमने अभी पढ़ लिया। अभी अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए, और नीचे दूसरी जो चीज़ आती है डिविडेंड फॉर द डिविडेंड शेयर, तो डिविडेंड शेयर हमें इस बार का 26 रुपये प्रति शेयर का देखने मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर का 24 रुपये प्रति शेयर का देखने मिला था। अब दोस्तों ये एक मेन टैब है जो हमारे असेट्स का टैब है, और अगर आप देखो ना तो इस जगह पर ये वाला क्वार्टर पिछले क्वार्टर का है, और अभी ये वाले नए क्वार्टर का है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना तो इसके अंदर तो ये जो रिजल्ट है असेट्स का डबल हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये जो आपको गिरावट दिख रही है अराउंड इस जगह पर, तो वो है ना बिल रिसीवेबल थी, मतलब जो अनपेड बिल था ना वो बिल रिसीवेबल थी, और वो बिल रिसीवेबल असेट में थी। ये 6000 करोड़ से 5000 करोड़ हो गई है, ठीक है, मतलब असेट से कम हुआ है, लेकिन जो बिल पेंडिंग था वो मिल गया उनको। तो फिर वो एक तरह से असेट भी कह सकते हैं और अधिक अच्छी एंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग जो बिल था वो पेंडिंग बिल इन्हें पूरा मिल गया। और दोस्तों और कुछ भी चीज़ में हमें गिरावट देखने नहीं मिल रही है, बस वही चीज़ थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने मिली थी, गिरते हुए देखने मिली थी कि इसके अंदर जो अनपेड बिल्स थे वो। लेकिन अनपेड बिल्स तो भाई जाना अच्छा ही रहता है ना, कि या नहीं तो फिर थोड़ा टाइम के बाद वो डेटर बन जाते हैं, एंड डेटर बनना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर वो एक अच्छी बात हो गई कि है ना, मतलब बैड डेट्स बन जाते हैं। लेकिन अभी डेटर्स ने
इन्होंने सब पे कर दिया है, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर हम अभी थोड़ा सा लायबिलिटी सेक्शन के अंदर ब्राउज करें तो लायबिलिटी सेक्शन के अंदर भी हमें थोड़ा सा इसके अंदर एक अपसाइड देखने मिला था, जो एक्सपर्ट्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। मैं उनकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2-3 लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। फुल्ली उसके अंदर एक्सप्लेन्ड है कि इस जगह से भी हो सकता है, मतलब एन नंबर ऑफ वेज से उन्होंने बताया था कि इसकी वजह से इनका एक्सपेंस बढ़ सकता है, लायबिलिटीज बढ़ सकती है। तो दोस्तों देखो, अगर हम थोड़ा सा एक ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ देख ले तो अराउंड अगर आप पकड़ो तो जो लायबिलिटी बड़ी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है अराउंड इस जगह पर, हाँ ये वाली, ये 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ हो गई। और ये जो है ये अराउंड 6,000 करोड़ से 6,800 करोड़ हो गया। सो ये वाली अगर हम लायबिलिटी देख ले तो जो इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ है वो इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ बढ़ी है, और एम्प्लॉई बेनिफिशियल ऑब्लिगेशंस जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने मिला है। तो एम्प्लॉई बेनिफिशियल ऑब्लिगेशंस मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज़ के लिए बेनिफिट जो देने वाला है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब लायबिलिटी कंपनी पर बढ़ गई है, लेकिन एम्प्लॉइज़ को जो फ़ायदा देती है वो इनडायरेक्टली कंपनी को तो फ़ायदा देती है। एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा देना इसका मतलब कंपनी को इनडायरेक्टली फ़ायदा देना, बट स्टार्टिंग में कंपनी को तो पे करना पड़ेगा ना, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये नेगेटिव्स का भी अगर आप एकदम मेन टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको उसके अंदर पॉजिटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे ही इंडिया की नंबर 1 कंपनी नहीं बनी है। तो दोस्तों ओवरऑल जो देखा जाए ना तो रिजल्ट हमें एकदम अच्छे देखने मिले हैं, मतलब जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया था इसने सबसे पहले एसेंचर से पहले देखने मिले थे, वैसे ही हमें देखने मिले हैं। थोड़ा सा एसेंचर के आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी दे दी थी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये नहीं कह सकता कि खरा नहीं उतर पाया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार ने कुछ ज़्यादा ही इससे एक्सपेक्ट कर लिया था। एंड ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मतलब ऐसा नहीं कि टीसीएस की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन टीसीएस ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स पेश किए। बाजार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, और कई सारे जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकते लेकिन बिगनर्स तो कह रहे थे कि इनका रेवेन्यू ही डबल हो जाएगा। सो दोस्तों थोड़ा सा आप इसके अंदर मतलब आराम से चलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही एक बूंद बूंद से समुंदर बनता है, इतना ज़्यादा सीधा रिजल्ट में रेवेन्यू डबल नहीं हो जाता है। पेनी स्टॉक्स नहीं है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो चैनल है उस पर मेनली बहुत ज़्यादा जो स्टॉक्स है वो पेनी स्टॉक्स से रिलेटेड आते हैं, बट पेनी स्टॉक्स का जो रेवेन्यू है वो डबल होने में उसको टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये टीसीएस हमारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो उसको तो बढ़ने में थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ेगा, बट जो रिजल्ट देगा वो आउटस्टैंडिंग देगा। अभी चलिए हम इसकी पेमेंट डेट देख लेते हैं डिविडेंड की, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और फिर बाद में हमें ना इसका जो अनसॉलिडरी जो बैलेंस है वो तो हमने खाली है ना एक कंसोलिडेटरी बैलेंस शीट देखी थी, अभी हम इसका ऑडिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे डिविडेंड के न्यूज़ देखने के बाद, और बाकी जो न्यूज़ मिली है, एंड फिर बाद में हम इधर का अपडेट पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधा उधर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड फॉर 6 मंथ्स, और इन्होंने क्या कहा है 30 सितंबर को जो इन्होंने अनाउंस किया था, मतलब 30 सितंबर को जो इनका एंड हुआ था उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो मीटिंग की आज थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 बजे मीटिंग चालू की और 6:15 बजे के आसपास 6:10 के आसपास इनकी मीटिंग खत्म हुई, और अभी हाल फिलहाल में 5 मिनट पहले ही इनका अपडेट आया। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। अब हम बात करेंगे इसके 6 अपडेट्स के बारे में, क्योंकि देखो दोस्तों 8 तारीख की अक्टूबर की 6 अपडेट्स आ गई है, लगातार 6 अपडेट्स पोस्ट हुई है। तो फिर हम सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करेंगे कि उसने नया 52 वीक फ्रेश हाई बनाया है, 4,000 रुपीज़ के -10 कर देना 3,990 रुपीज़ का एक फ्रेश हाई बनाया है, जो अराउंड 4,000 को भी टच कर ही लेगा। एंड 4,000 को टच करने के बाद एक रेजिस्टेंस जो है 4,000 का वो ब्रेक होकर सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। प्लस अगर हम बात करें जो CS एंड कंप्लायंस ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, नए CS एंड जो कंप्लायंस ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप इधर क्लिक करके उनका नाम जान लेना, एंड उसको हम इसके वीडियो के एंड में कहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 31 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, और जो है इनका मिस्टर राजेश गोपीनाथन एज CEO, एंड जो हमारे MD है और बाकी सब जो ED है वो सारे लोगों का एक अंडर रेगुलेशन डिस्क्लोजर हुआ है, तो उसके बारे में भी हम नज़र रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड अप्रूव हो चुका है, जो डेफिनेटली होने ही वाला था, वो तो मैंने आपको कल भी कह दिया था कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि डिविडेंड अप्रूव ना हो। अभी आगे बढ़ते हैं, और ये बोर्ड आउटकम तो हमने अभी जस्ट देखा। और अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड 6 मंथ एंडेड एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ सेकंड डिविडेंड, तो फिर ये है ना एक समरी है कि सेकंड डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, और जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी एकदम समरी वे के अंदर पेश किया है। अब मैं चाहता तो
समरी वीडियो अभी आपके सामने शेयर कर देता, समरी भी शेयर कर देता, बट वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता। अब मैंने एक्चुअल आपको बैलेंस शीट दिखाई है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि ओके ये जो चीज़ें हैं वो TCS के अंदर बड़ी है, और ये लायबिलिटीज़ कम होने का कारण ये नहीं है कि खराब है बैलेंस शीट या फिर कोई ज़्यादा इनके पास लॉस हो चुका है, नहीं, लायबिलिटीज़ कम हुई है, वो भी अच्छी चीज़ है। और जो असेट थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब लायबिलिटीज़ तो बड़ी जो जनरल है वो मतलब बड़ी है, तो वो जो बड़ी है वो बढ़ने का कारण मैंने आपको बता दिया कि जो लायबिलिटी बढ़ी है वो एम्प्लॉय फंड के लिए बढ़ी है, एंड सेकेंडली जो असेट घटा है वो अनपेड एक्सपेंसेस जो थे वो डेटर्स जो नहीं बने थे मतलब बन गए थे उनको डेटर को हटा के एक उनका जो क्रेडिट है वो अकाउंट में आ गया, तो फिर उसकी वजह से उनका जो बिल्स है वो हट गया। सो वो असेट से हटने की चीज़ भी एक अच्छी चीज़ होती है, तो उसको भी आप हम खराब नहीं मान सकते। तो ये एक फुल एंड फाइनल जो समरी है वो इसके अंदर दी गई है, तो उसको आप आके चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये मिस्टर राजेश जो CEO है और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में क्या अपडेट आई गई है। एंड मैंने तो ये भी पढ़ा कि इसके अंदर कोई नया एक मेंबर ऐड हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं हम सीधा और देखते हैं क्या हुआ है। ओके तो हमें इधर दो अपडेट्स आती हुई देखने मिली है। सबसे पहले तो राजेश गोपीनाथन जो CEO थे उनको फिर से एक CEO 5 ईयर्स के लिए बना दिया गया है फ्रॉम इफेक्टिव ऑफ February 21, 2022। तो 21 फरवरी 2022 से जो 20 फरवरी 2027 तक इन्हें बना दिया जाएगा। ये 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट हो चुके हैं, तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इतना अच्छा जब भी CEO होता है तब जाके TCS इतना बड़ा मल्टीबैगर बन जाता है और 4000 के लेवल्स को टच करने की अपनी जो कैपेबिलिटी है वो अचीव करता है। और सेकेंडली ये मिस्टर N गणपथे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, N गणपथे सुब्रमण्यम एज COO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो COO क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, जो CEO से थोड़ा सा एक लेवल मतलब लेवल जितना होता है, लेकिन जितनी वैल्यू CEO की होती है उतनी उससे थोड़ी सी कम होती है COO की, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया है और जो है इफेक्ट में वही सेम फरवरी 21, 2022 से लेकर जो मई 19, 2024 तक, तो इनका थोड़ा सा पीरियड कम है, तो उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। जो CEO है हमारे राजेश गोपीनाथन, उनको बनाया है फॉर 5 ईयर्स, और इनको बनाया है अराउंड, अगर आप पकड़ के चलो तो 2 साल के लिए अराउंड बना दिया है। इसका मतलब ये खराब हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 साल के लिए भी अपॉइंट किया है तो भी एक अच्छी बात होती है, लेकिन आपको इनका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि ये मिस्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन के भाई है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे जो टाटा सन है उनके जो चेयरमैन है वो मिस्टर N चंद्रशेखरन है, तो उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कि उनके चेयरमैन के भाई को आप समझ लो, चेयरमैन के भाई को जो COO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स TCS की तरफ से हमें आते हुए देखने मिली। अब हम थोड़ा सा हमने ना फोकस करेंगे लाइमलाइट के ऊपर हमारे TCS की। तो TCS पर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डिलीवरीज उठाई गई है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये अभी 4000 के लेवल को जाने से पहले नीचे गिरेगा। सो अगर आपको इसके अंदर 4100 के लेवल तक अगर आपको इसका टारगेट लेके चलना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये थोड़े ही शॉर्ट टाइम के अंदर 4100 के लेवल्स को ज़रूर की ज़रूर अकॉर्डिंग टू मी अचीव करते हुए देखने की काबिलियत लगता है। जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उस तरह से हमें इन्फोसिस और विप्रो के अंदर भी कुछ ना कुछ तेजी आते हुए देखने मिल सकती है, तो वो तेजी का भी हमें ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि क्या होता है आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।